इससे पहले मैंने जितने सारे वीडियोस बनाए हैं डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से, वो हर वीडियो में मैंने हर चीज़ को कवर किया है। मेथड स्टेटमेंट हो या मेटेरियल सबमिटल हो या MIR हो या WIR हो या स्टेप 1 हो या स्टेप 2 हो, ठीक है। यहाँ तक हमारा जो भी काम हुआ वो पूरी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। तो ये एक डॉक्यूमेंटेशन का एक स्टेप होता है जो आपको मैंने बताया। लेकिन अब जब काम कंप्लीट हो गया, ठीक है, मान लेते हैं साइट पे काम कंप्लीट होने के बाद जो डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमारा कोई काम है जो कंस्ट्रक्शन फील्ड का है, वो ख़त्म हो गया, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम सबमिट करेंगे क्लाइंट को और क्लाइंट से ये अप्रूवल हो जाएगा कि हमारा सारा काम ख़त्म हो गया। तब हम क्या करेंगे कि उसके बाद जो है ना, ऑफिशियली वो साइट को हम जब हैंड ओवर करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट होता है टेकिंग ओवर सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके लिए क्या करते हैं कि हम जब टेकिंग ओवर फॉर्म वो भर करके फिर क्लाइंट को सबमिट करते हैं उसको अप्रूवल के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं TOC होता क्या है। TOC मीन्स टेकिंग ओवर सर्टिफिकेट। कब मीन्स क्या होता है, कब इशू होते हैं और इसका फॉर्म कैसे भरा जाता है, वो भी मैं आपको भर करके बताऊंगा कि किस तरीके से कौन कौन सी डिटेल उसमें देनी होती है। तो चलिए आज का वीडियो मैं शुरू करता हूं टेकिंग ओवर सर्टिफिकेट के हिसाब से। तो TOC का मतलब एक ऑफिशियली डॉक्यूमेंट होता है जो क्लाइंट या कंसल्टेंट को इशू होता है जब आपका काम खत्म हो जाता है, ठीक है। जब आप DLP जो होता है, डिफेक्ट लिएबिलिटी प्लान की मतलब DLP आपको काम खत्म होने के बाद, ये TOC कंप्लीट होने के बाद DLP जब देते हैं आप, तो DLP कभी 6 मंथ का होता है, ठीक है, 3 मंथ का होता है, 12 मंथ का होता है। ये आपके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के हिसाब से काम होता है ये कि DLP कब इशू होगा, कितने दिन की इशू होगी, ठीक। उसके बाद जा करके जो है ना आपका ये मतलब जब हैंडओवर, प्रोजेक्ट हैंडओवर, जब ये टेकिंग ओवर सर्टिफिकेट जब आप अप्रूव करवा देते हो, तब जा करके ये DLP का स्टार्ट वहाँ से होता है कि मैंने ये जो साइट है वो आपको हैंडओवर कर दिया। और जब वो अप्रूवल मिलती है तो वहाँ से आप जो है DLP का डेट स्टार्ट होता है, जो भी आपका 3 मंथ का, 6 मंथ का या 1 साल का या 2 साल का, जो भी आपका DLP का पीरियड है। अब इस बीच में जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उस साइड पे, जो भी चीज़ें होंगी, वो आपको DLP के अंतर्गत ठीक करवा करके या चेंज करके या कैसे भी करके उसको काम के लिए बनाना पड़ेगा और फिर क्लाइंट से जा करके आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी कि हाँ भाई ये मैंने काम कर दिया, DLP के अकॉर्डिंग मैंने ये काम करना है और मैंने करके आपसे अप्रूवल ले ली, ठीक है। तो ये जब टेकिंग ओवर सर्टिफिकेट जब हो जाता है तो ये पेमेंट उसके बाद मीन्स स्टार्ट होता है। सो जब आप जो भी पेमेंट बचा हुआ है, जो आपने 50%, आपके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होता है कि हाँ भाई इतना काम हो जाएगा तो 50%, इतना काम होगा तो 30%, ठीक है। हमारे में क्या है, 50% काम के बीच में होता है। जब हमने मटेरियल मंगवा लिया तो 50% आपको मिलता है। उसके बाद जब काम स्टार्ट होता है तो बीच में जब हम इनवॉइस जमा करते हैं तो 30% वो मिलता है, ठीक। अब जब 20% बचता है, वो 20% ये आपके DLP साइड पे और टेकिंग ओवर सर्टिफिकेट TOC जब कंप्लीट आप सबमिट कर देते हैं और अप्रूवल मिल जाती है, तब जाकर के 20% आपको मिलता है, ठीक है। तो अब ये इशू जो TOC है वो कब होता है, सारा कंस्ट्रक्शन जो काम है आपका वो खत्म हो जाता है, तब आप जा करके ये मतलब स्टेप 1 स्टेप 2 जो भी है आपका स्नैगिंग वगैरह कंप्लीट होने के बाद, उसके बाद और साइड पे जितना WIRs वगैरह सब कोडे हो जाता है, तब आप जा करके जो है ना TOC सबमिट करते हैं। स्नैग लिस्ट सारा खत्म हो गया, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग हो गई, इंस्पेक्शन करके पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो गया, तब जा करके आप जो है ये TOC सबमिट करते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं इसमें, जैसे कि स्नैगिंग है। स्नैगिंग का जो मैंने आपको बताया DLP, और वो प्रोसेस में थोड़ा 20% का हिसाब रहता है
कि वो डीएलपी जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक आपको ये 20% रोक के क्लाइंट कंसल्टेंट रखता है। तो आज के इस फॉर्म में सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये फॉर्म भरा जाता है और कौन कौन सी डिटेल्स आप इसमें भरना होता है और किस तरीके से आप इसको सबमिट करोगे। सबमिट तो एजुअली मीन्स है कि आप एकोनिक्स के थ्रू आप काम करते हो तो उस पर सबमिट करना पड़ेगा अप्रूवल के लिए। और उसके बाद आप जो है अगर आपके पास में कोई मतलब हार्ड कॉपी से सबमिट होता है तो उस तरीके से आप करेंगे। लेकिन मेरा जो चीज़ें हैं मैं जैसे करता हूँ वो एकोनिक्स पे सबमिट करके वहाँ से अप्रूवल लेता हूँ। तो उसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि मेरे हिसाब से कौन सा फॉर्म हम लोग यूज़ करते हैं और कौन सा डिटेल्स उसमें डालते हैं। अगर वो डिटेल्स जैसा भी हो सही नहीं होता है या कुछ भी तो फिर रिवाइज हो जाता है और रिवाइज करने के बाद फिर वापस से उसको हम लोग सबमिट करते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्म भरा कैसे जाता है। यही वो फॉर्म है टेकिंग ओवर सर्टिफिकेट जिसके हिसाब से मैं आपको बता रहा था। एक्चुअल में ये हमारा रेडसी का अपना फॉर्म है जो हमें क्लाइंट देती है। आपके पास में भी सेम होगा इसी तरीके से। हो सकता है कि कुछ डिटेल्स चेंज हो या फिर कलर चेंज हो, लेकिन होता एक सर्टिफिकेट टेकिंग ओवर सर्टिफिकेट फॉर्म इसी तरीके से है और उसी में भी सेम डिटेल आपको भरनी पड़ेगी जो हम यहाँ पे भरते हैं। पहला कि आपका जो फॉर्म मतलब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट डिटेल है वो आप यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट टाइटल जो है वो आप जो मेन कॉन्ट्रैक्ट का जो आपका नाम है वो आप इसमें डालेंगे। कॉन्ट्रैक्ट नंबर जो है वो आप डालेंगे। उसके बाद जो रेटसी का मतलब जो आपके क्लाइंट का रिप्रेजेंटेटिव है वो आप यहाँ पे डालेंगे। और टेकिंग ओवर सर्टिफिकेट नंबर में आप क्या करेंगे कि इस कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप ये पहला टीओसी सबमिट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे 1 डालेंगे। अगर आप दूसरा या तीसरा मतलब होता है ना कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट में वेरिएशन ऑर्डर्स होते हैं और कोई वेरिएशन ऑर्डर्स क्या है कि पहले सबमिट होता है तो पहले कंप्लीट होता है तो पहले हम टीओसी सबमिट कर देते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे पहला मेरा फर्स्ट था तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट डाला है। आप जो हिसाब से आपका नंबर चल रहा होगा वो आप डालेंगे। अब उस वर्क में हमारा जो डिटेल ऑफ परमानेंट वर्क का जो हमारा स्कोप था इस कॉन्ट्रैक्ट में, इस काम में, इस प्रोजेक्ट में जो हमारा मतलब स्कोप था वो था इंस्टॉल करना मतलब एक्सकवेशन करके 33 केवी का जो है ना पावर केबल हमें इंस्टॉल करना था जमीन के अंदर, वो था, ठीक है। दूसरा फाइबर केबल जो है उसी के बाजू में हमें इंस्टॉल करना था और पोर्टेबल वाटर का भी कनेक्शन हमें तीनों लाइन साथ साथ में इंस्टॉल करनी थी। ऐसा नहीं है कि एक ही एक्सकवेशन में पूरा, मतलब एक्सकवेशन सबका अलग अलग था, लेकिन सबमिट हमें ये तीनों काम का मिला था और तीनों काम हमें करके उसको देनी थी, ठीक। उसके बाद जो है ना यहाँ पे आप जो है जब आप सबमिट कर रहे हो तो वो आप टेकिंग ओवर डेट जो है ना यहाँ पे आप लिख दोगे जो आप सबमिट कर रहे हो उसको। आप कौन से हिसाब से आप पार्ट बाय पार्ट कर रहे हो या अलग अलग कर रहे हो या होल वर्क का कर रहे हो, तो मैं उस टाइम में पार्ट बाय पार्ट किया था क्योंकि मेरा काम तो कंप्लीट हो गया था, लेकिन कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो एक्चुअली में उस टाइम में मेरा अप्रूव नहीं था, तो पहले मैंने डाल दिया था। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर इन्फॉर्मेशन में जो है ना आप अगर कॉन्ट्रैक्टर हो या सब कॉन्ट्रैक्टर हो तो उसके हिसाब से आप अपनी कंपनी का डिटेल यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। जो आपके कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव होगा उसका नाम डालेंगे। उसके बाद अनाउंस डेट जब आपको ये प्रोजेक्ट मिला था उस टाइम का आप यहाँ पे डेट डालेंगे और कंप्लीशन डेट उसमें क्या थी वो आप यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया। दूसरी बात है इंडिंग डेट ऑफ डिफेक्ट, डीएलपी, ठीक है। इसी को बोलते हैं डीएलपी कि आप काम खत्म करने के बाद वो कितने दिन का आप जो है ना मतलब डीएलपी रहेगा इस प्रोजेक्ट में, ठीक है। क्योंकि डीएलपी जो होता है वो करने से मसला यही है कि आपके एक साल बोला था ना 6 महीना या 3 महीना या 12 महीने का, तो समझे इसमें डीएलपी जो है मेरा वो 12 महीने का रहेगा। तो उसके हिसाब से यहाँ पे आप अपना कॉन्ट्रैक्ट देख करके उसका डिटेल भरेंगे। एम्प्लॉय डेट कंट्रैक्ट ये सेम टू सेम जो रहेगा आपका डिटेल्स वगैरह, एड्रेस जो क्लाइंट का जो एड्रेस है जो आपका एड्रेस है वो सारी डिटेल्स यहाँ पे लिख देंगे और रिप्रेजेंटेटिव का साइन वगैरह जो भी है वो आप यहाँ पे
डालेंगे। दूसरी बात ये आ गए हम दूसरे तीसरे पेज पे टेकिंग ओवर सर्टिफिकेट के। अब इसमें मेन चीज शुरू होती है जो आपको ज्यादा मुश्किल करेगी और ज्यादा सोचना पड़ेगा कि इसको सबमिट कहाँ से लाएं, क्योंकि ये जो आप ट्रांसमिटल नंबर मेरा देख रहे हैं, हो सकता होगा कुछ कुछ बंदे को मालूम होगा, हो सकता है किसी को नहीं मालूम होगा। अगर नहीं मालूम है तो कमेंट करें, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा और बताऊंगा कि ये नंबर जो है वो आप कहाँ से लेके आएंगे। ठीक, तो पहला जो हमारा फॉर्म हो जाता है अपेंडिक्स का टीओसी स्टेटस रिपोर्ट, वो आपका ट्रांसमीटर नंबर जब आप एकोनिक्स पे डालते हैं, जैसा कि मैंने लोकेशन दिखाया है कि एकोनिक्स पे ये ट्रांसमीटर नंबर के हिसाब से आप अगर शो करते हो तो मेरा टीओसी स्टेटस रिपोर्ट आप देख सकते हो। ठीक है, उसी हिसाब से दूसरा ये एस बिल्ड है। अब एस बिल्ड क्या होता है कि एस बिल्ड तो एक नहीं होता है, एक प्रोजेक्ट में आप 50 60 70 ऐसा रख लो। तो उसको क्या करते हैं हम लोग कि सारे एस बिल्ड को मिला करके एक इंफॉर्मेशन के लिए एक ट्रांसमीटर जो रिपोर्ट होता है, ट्रांसमीटर जो नंबर होता है वो हम क्रिएट करते हैं। और वो क्रिएट भी कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो क्रिएट करने के बाद ये नंबर में, ये ट्रांसमीटर नंबर में जो है ना, ये 50-60 एस बिल्ड एक में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो नंबर आपको लिखना है कि क्लाइंट अगर ये नंबर कॉपी यहाँ से करके अगर एक्योनेक्स पे डाले तो उसको ये सारा का सारा एस बिल्ड एक फाइल में दिखे। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, अब जिसके उसके लिए बता रहा हूं कि जिसको मालूम है कि ट्रांसमीटर नंबर क्या है, अगर नहीं मालूम है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं बताऊंगा जरूर। एस बिल्ड बीम मॉडल का है आपके पास तो ठीक है, नहीं है तो पेंडिंग मतलब नॉट एप्लीकेबल लिख दे। मेरा क्या है कि यहाँ पे पेंडिंग है, मेरे प्रोजेक्ट में है लेकिन अभी मैंने सबमिट नहीं किया, इसलिए मैंने इसका रेफरेंस नंबर भी नहीं लिखा और ट्रांसमीटर नंबर भी नहीं लिखा, और पेंडिंग है जो भी है। ठीक है, वारंटी का भी उसी तरीके से है, 3-4 वारंटी है हमारे पास में, तो यहाँ पे एकोनिक्स में है, यह उसका ट्रांसमीटर नंबर है। ट्रेनिंग नॉट एप्लीकेबल है और सिस्टम हैंडओवर नॉट एप्लीकेबल है। स्पेयर पार्ट्स लिस्ट जो है हमारे पास में था लेकिन हमने पेंडिंग किया। तो आपके हिसाब से जो भी चीजें इसमें आपके पास में है वो आप उसको प्रोवाइड करें ट्रांसमीटर नंबर के हिसाब से। अगर आपके पास में नहीं है, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल है, आपके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ है, तो आप उसको नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। अगर आपने जमा नहीं किया है और बाद में करेंगे तो उसको पेंडिंग लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे मैंने नॉट एप्लीकेबल, सब कॉन्ट्रैक्टर हमारा कोई नहीं था, सप्लायर लिस्ट जो है वो हमारा, जबकि सब कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे गलती हुई थी, यहाँ पे सब कॉन्ट्रैक्टर हमारा नहीं था लेकिन मैंने गलती से यहाँ पे पेंडिंग कर दिया था। तो यहाँ पे आपके पास में रहेगा अगर सब कॉन्ट्रैक्टर, तो सब कॉन्ट्रैक्टर नहीं है तो कोई बात नहीं, नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे। सप्लायर लिस्ट में आपके पास में है, क्योंकि मेरे पास में है तो मैंने यहाँ पे पेंडिंग किया। ऐसे रजिस्टर मैंने बनाया है लेकिन अभी तक मैंने सबमिट नहीं किया, इसलिए मेरे पास में ट्रांसमीटर नंबर नहीं है, इसलिए पेंडिंग। ऑपरेशन मैनुअल मैंने सबमिट कर दिया, उसका ट्रांसमीटर नंबर आया तो यहाँ पे लिखा। टेस्ट रिपोर्ट, जितनी भी टेस्ट रिपोर्ट आपने बनाई है और सबको एक फॉर्म में जमा कर दिया, जैसा कि मैंने एस बिल्ड के बारे में बताया उसी तरीके से इसको भी ऐसा ट्रांसमीटर नंबर चाहिए जो एक ही फाइल में पूरा टेस्ट रिपोर्ट दिखाई दे। ठीक, स्नैग लिस्ट है, नो स्नैग फाउंड, क्योंकि स्नैगिंग हुआ था लेकिन कोई स्नैग नहीं मिला, मतलब कोई कमेंट नहीं था क्लाइंट की तरफ से, इसलिए नो स्नैग फाउंड कर दिया। ठीक, अब आउटस्टैंडिंग, नो आउटस्टैंडिंग वर्थ था, कुछ भी नहीं था। यहाँ पे WIR के साथ में भी वही चीज है कि सारे WIR को मिला करके एक ट्रांसमीटर में जो है ना सबमिट करके, और ये ट्रांसमीटर नंबर हमें मिलेगा जो हम यहाँ पे लिखेंगे। उसी तरीके से MIR का होगा, SOR अगर अभी है तो SOR का क्लियर करके यहाँ पे SOR का नंबर लिखेंगे, ट्रांसमीटर नंबर लिखेंगे, नहीं है तो नो SOR लिखेंगे। NCR का भी उसी तरीके करेंगे। ठीक है, ये अपेंडिक्स 5 मिसलेनियस कोई मसला ही नहीं है इसका, ये ज्यादातर में होता ही नहीं है। ठीक है, इसलिए नॉट एप्लीकेबल। की हैंडओवर, इसमें कोई की नहीं था, कोई भी चाबी नहीं था, कोई प्रोजेक्ट के अंदर नहीं था, रूम के अंदर नहीं था जिसके पास में कोई चाबी देने की जरूरत पड़े, नॉट एप्लीकेबल। सिविल डिफेंस सर्टिफिकेट जो है वो मैकेनिकल वगैरह में आता है, इलेक्ट्रिकल में आता है, ये सारी चीजें हमारे में सिविल डिफेंस का सर्टिफिकेट का कोई मसला नहीं था, इसलिए इसमें भी नॉट एप्लीकेबल। ऐसे ट्रांसफर और ट्रांसफर हैंडओवर फॉर्म जो है उस टाइम तक नहीं था, और शायद
मतलब पेंडिंग था, लेकिन मैंने गलती से यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिखा है। जब मैं आपको बता रहा हूँ तो मेरे को भी समझ में आ रहा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप अपने हिसाब से, अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से लिखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज जो है वो डॉक्यूमेंट ट्रांसमिटल फॉर्म है। ये जब हम सबमिट करते हैं, एजुअली नॉर्मल हम लोग सबमिट करते हैं कि किस तरीके से है, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट में जो है, अभी मैं आपको दिखाता हूं कि इस फॉर्म में क्या डिटेल्स होते हैं। ये जस्ट हम जो है डॉक्यूमेंट ट्रांसमिटल फॉर्म जो है वो किसी भी फॉर्म के साथ में, किसी भी सबमिटल के साथ में हम इसे यूज करते हैं। ये डॉक्यूमेंट ट्रांसमिटल फॉर्म जो है, ये जब हम एसेट रजिस्टर अपलोड करते हैं या फिर कोई भी चीज ऐसा जो सिर्फ इंफॉर्मेशन के तौर पे हम एकोनिक्स पे सबमिट करते हैं, उसको हम डॉक्यूमेंट का ट्रांसमिटल फॉर्म बोलते हैं, और उसको भी इसी तरीके से भरा जाता है जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर मैं ज्यादा बोलना शुरू कर दूंगा तो आप, ये वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। इसकी वजह से जो है मैं नॉर्मली मैं आपको दिखा करके समझाता हूँ। यहाँ पे डेस्टिनेशन जो भी है, रेटसी आपका है, और ये ट्रांसमिटल फॉर्म है, वो सारी चीजें बताऊंगा सो। ठीक है, अब चले ये छोड़ता हूं मैं अभी के टाइम पे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबे हो जाएंगे। ये डॉक्यूमेंट ट्रांसमिटल फॉर्म जो है उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। और जहां तक मैंने ये आपको टेकिंग ओवर सर्टिफिकेट के बारे में डिटेल बताना था, जो मैंने आपको बता दिया, और इसमें क्या क्या चीज अटैच करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इतनी सारी चीजें इसमें अटैच करनी है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये इतनी सारी जो डॉक्यूमेंट्स है वो कहाँ से आएंगे। क्योंकि टेकिंग ओवर सर्टिफिकेट में आप देख सकते हैं कि ये इतने सारे, ये 3 फॉर्म मैंने आपको दिखाया है, और 3 फॉर्म में क्या क्या भरना है वो मैं बताऊंगा। अब ये डॉक्यूमेंट रिलेटेड जो भी है फॉर्म, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। डॉक्यूमेंट ट्रांसमिटल फॉर्म जो है उसमें कौन कौन सी चीज अटैच है, इसमें कब हम कौन सी चीज, ये सारे फॉर्म्स किधर से आए, इसमें क्या क्या भरा जाता है, ये सारी चीजें में अपेंडिक्स ए वगैरह जो भी है, ये सारे में क्या भरना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो जैसा कि आपने देखा कि इस तरीके से मैंने ये टीओसी का फॉर्म भरा है, और जो अटैचमेंट्स मैंने की हैं उस तरीके से आप अगर करते हैं तो सही है, नहीं आप किस तरीके से करते हैं वो भी बताओ। अगर आप कंस्ट्रक्शन फील्ड से हो और QA/QC के हिसाब से आप डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो जो है ये डॉक्यूमेंटेशन एक जब आप हैंडओवर करते हो तो उस टाइम में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल लगता है या काम का आपका है तो चैनल को सब्सक्राइब और ये वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।